केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलेबस क्या है जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपके सामने सिलेबस, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशंस डिफरेंट ऑर्डर के लिए, डिफरेंट रेट इक्वेशंस, स्पेसिफिक रिएक्शन जैसे रिवर्स, पैरेलल, कॉन्सिक्यूटिव एंड चेन रिएक्शंस के लिए, ब्रांचिंग चेन रिएक्शंस, एक्सप्लोजंस, जिनके अंदर हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर भी है रेट कांस्टेंट पर, स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन, स्टॉप फ्लो मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, इसके बारे में डिस्कशन करना, और रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म होगी, कैसे वो प्रोसीड करती है, उसके लिए कोलिजन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और मैं आपके सामने आज एक छोटा सा टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है और मुझे लगता है कि एग्जाम में जरूर आएगा। मैं बात करने जा रहा हूं पैरेलल रिएक्शन की, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल रिएक्शन की, जिसे हम साइड रिएक्शन, कॉन्करेंट रिएक्शन या कंपीटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। और एज ए रेफरेंस मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि डायरेक्ट 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। ड्राइव रेट इक्वेशन फॉर पैरेलल रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल रिएक्शन क्या होती है। एक नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं लेता हूं फर्स्ट ऑर्डर, ए गिव्स बी प्लस सी, तो यहां मैं क्या मान रहा हूं कि ए से मुझे बी और सी दोनों मिल रहे हैं, और दोनों इक्वल अमाउंट में अगर मिल रहे हैं। आप देख रहे हो 1 मोल ए मुझे 1 मोल बी और 1 मोल सी दे रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में दे रहे हैं, तो ये रिएक्शन जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर ए से मुझे बी और सी दोनों मिल रहे हैं विद डिफरेंट रेट, रेट डिफरेंट होने का मतलब है इनमें से एक मेजर होने वाला है और एक माइनर होने वाला है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी? पैरेलल रिएक्शन, साइड रिएक्शन या कंकरेंट रिएक्शन, कंपीटिंग रिएक्शन भी इन्हें हम कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉमन टर्म है जिसे हम बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट पर डोमिनेट करता है। ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई है। अब इनकी काइनेटिक्स का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा गया है, तो मैं सिंपल वे में इसको लेके चलता हूं। मान लेते हैं एट एनी टाइम जीरो पर हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है ए नॉट है, बी और सी दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? 0 0। आफ्टर सम टाइम अगर ए की कंसंट्रेशन में एक्स की कमी आती है और वी और सी वाई और जेड मोल रेस्पेक्टिवली फॉर्म होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। जितना ए नॉट कम हुआ उतना वी और सी का अमाउंट बन गया। अब क्या हो रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इसके बराबर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के इक्वल होगा। अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को देखूं, यानी मैं बात कर रहा हूं ए से बी रिएक्शन की जिसका रेट K1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? K1A। इसी तरह से अगर मैं ए से सी लेकर के चल रहा हूं, K2 क्या लिखूंगा मैं? K2A।
ए को मैं बाहर ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, K1 प्लस K2। वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट अस से इक्वेशन 1। अब हम लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। जब स्टार्टिंग थी, जब टाइम 0 था, तो कंसंट्रेशन A0 थी, और जब कुछ समय बीत गया, टाइम t हो गया, देन द कंसंट्रेशन बिकम AT। लेट्स इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम A0 टू AT। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही रिएक्शन चलने वाली है। K1 K2 कांस्टेंट है, हम इसे बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेट करते हैं। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, आता है उसी स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए एक स्टेप को। इससे मैं लिख रहा हूं ln माइनस AT प्लस ln A0, माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस की K1 प्लस K2T, अब ऐसा इसलिए मैं करना चाह रहा था कि मुझे AT का वैल्यू चाहिए। अब आप देखिए, आपने फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन पढ़ी है बिल्कुल सिमिलर है इसके। यहां पर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 ln A0 बाई AT। इस इक्वेशन से अगर मैं लेकर के चलता हूं तब, और अगर इस इक्वेशन से मुझे AT निकालना है, क्या आ जाएगा, A0 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। मैं सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, मैं पैरेलल रिएक्शन को कंप्लीटली कवर भी कर रहा हूं। यहां से मेरा AT का इक्वेशन भी, AT का वैल्यू भी निकल करके आ गया। K1 प्लस K2 को मैं K लिख दे रहा हूं, इसे हम ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी कह देते हैं। ऊपर हमसे मांगा गया था रेट इक्वेशन फॉर द पैरेलल रिएक्शन। ये कॉमन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर देखिए, मुझे अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालनी हो एट एनी टाइम टी, यहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी निकाला, बी निकालनी होगी तो मैं बी का फॉर्मेशन देखता हूं। कैसे देंगे, K1A, इन प्लेस ऑफ ए मैं क्या लिख सकता हूं, A0 e टू द पावर माइनस KT। यहाँ के क्या है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मैंने dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। लिमिट क्या होने वाली है, जब टाइम 0 है तो बी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और जब टाइम t है तो बी का वैल्यू हमने क्या माना है, ऊपर y माना है।
क्या लेते हैं, वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डीबी का वी अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो ये वाई हो जाएगा के वन ए नॉट। अब ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हमें देखना होगा, वो क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई जो एक्स पुट किया है उसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस के और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू डाल देते हैं, माइनस के को बाहर ले लेते हैं, जीरो डालेंगे की पावर जीरो, माइनस को अंदर ले लेते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा इक्वेशन, e to the power 0 1, this is the value of y which represent the concentration of B at any time t। ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर ये नहीं है, मैं आपको कंप्लीट पैरेलल रिएक्शन की स्टडी साथ साथ बताता चल रहा हूं। ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ वाई आ गई, यानी कि जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ बी भी कह रहे हैं। अब अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सी चाहिए एट एनी टाइम टी, जिसे मैं जेड से लिखता हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको निकालने के लिए मुझे डी सी बाई डी टी लेके चलना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या था, के टू ए, यहाँ ए का वैल्यू डालेंगे, सिमिलर इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वाई वाली इक्वेशन है उसमें के वन ऊपर था, इसमें के टू ऊपर आएगा। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, अगर मैं वाई और जेड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लूं तो वो क्या आएगा, के वन प्लस के टू, बाकी सब कट जाने वाला है। कितनी आसान सी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन ऑफ वाई, तो कैसे निकालूंगा मैं फ्रैक्शन ऑफ वाई, सिंपल के वन अपॉन के वन प्लस के टू, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होगा, वाई अपॉन वाई प्लस जेड। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ जेड, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ वाई का मतलब हो गया मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की बात कर रहा हूं, और जेड का मतलब हो गया मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की बात कर रहा हूं। इट बिकम जेड अपॉन वाई प्लस जेड। अब आप देख सकते हैं, परसेंटेज निकालना हो तो हम परसेंटेज में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या आया था, कि से हम के वन प्लस के टू लिख रहे थे। अगर मुझसे हाफ लाइफ पूछता है तो मैं जानता हूं हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, पहली स्टेप के लिए है तो इसके हाफ लाइफ को मैं वन लिख दे रहा हूं। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर एल एन के लिख दिया, इट शुड बी एल एन टू रादर देन के। एल एन टू से एल एन टू कट जाने वाला है, ये वो चीजें हैं, ये वो शॉर्टकट्स हैं जो एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, ये ओवरऑल टी हाफ निकल करके आ गया। और देखते हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कोरिलेट कराता है पैरेलल रिएक्शन, एग्जाम है, कंपटीशन है, कुछ भी पूछ सकता है। पहले स्टेप की एक्टिवेशन को मैं E1 मान ले रहा हूं, दूसरे की एक्टिवेशन को E2 मान ले रहा हूं। दोनों की एक्टिवेशन में डिफरेंस है, तभी तो एक एक का रेट फास्ट है, एक का स्लो है। अर्निस इक्वेशन लगा सकता हूं, जहां ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी,
इसको E1 लिख देता हूं या E1 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ E1 ले दिया, यहाँ पे E1 लिखा हुआ है, बाद में हम उसे करेक्ट कर लेते हैं, E1 ही लेके चलेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। E1 तो कांस्टेंट है, बाहर रहने वाला है। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? ई अपॉन आर टी स्क्वायर विद माइनस साइन और -1। सिमिलरली यहां पर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट E1 आर टी स्क्वायर लिख देता हूं। यहां पर होगा -E1/RT। तो आप देखिए ये जो टर्म है ई, ये फ्रैक्शन वाला टर्म इनटू ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अगेन के रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1/RT स्क्वायर पूरे से कट गया। यहाँ क्या बचा? के इंटू ई। इसी तरह से आर टी स्क्वायर पूरे से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर A1 e⁻−E1/RT, A2 e⁻−E2/RT। K1 लिख जाएंगे इसकी जगह पर, K2 लिख जाएगा इसकी जगह पर। यहां से ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इसे के ओवरऑल भी लिख सकते हो, या इसे K1 + K2 भी लिख सकते हो। ऊपर मैंने निकाल के बताया आपको, K = K1 + K2 है। तो ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इक्वेशन को, अगर मुझे ऊपर जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की थी, वहां पर मैंने माना था कि ए से बी का 1 मोल बन रहा है और सी का भी 1 मोल बन रहा है। अगर डिफरेंट डिफरेंट मोल बन रहे हो, ए का 1 ही मोल हो, और लेट अस अज्यूम बी का m मोल, सी का n मोल बन रहा हो, तब तब भी हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फर्क इतना होगा कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर बी और सी का है, वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब एग्जाम में हमारी चॉइस है कि हम 1 1 लेकर के सॉल्व करते हैं या कुछ वैल्यू लेकर के सॉल्व करते हैं। मैं कहूंगा अगर मेरे पास टाइम है, अगर मेरे को लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं अलग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेकर के सॉल्व करूंगा, जो थोड़ा सा ट्रिकी मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा अलग मालूम पड़ेगा दूसरों से। यहां पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये A0 इनिशियली, बी और सी 0 0, आफ्टर सम टाइम t, अगर ये A0 - x है, मान लेते हैं ये y है और ये क्या है? z। अब डिफरेंस कहां आना है, ध्यान से देखिए। अगर मुझे m मोल ऑफ b चाहिए, तो क्या होगा? कितना मोल a का लगेगा? 1 मोल ऑफ a लगेगा। अब मैंने कितने मोल माने हैं v के? y मोल माने हैं, तो फिर कितने मोल लगने वाले हैं a के? y/m मोल ऑफ a। इसी तरह से n मोल ऑफ c मुझे मिले हैं 1 मोल ऑफ a से, तो z मोल ऑफ c कितने से मिलेंगे? यहां बिल्कुल अलग तरह से मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, वो बेसिक तरीका था। इसको समझना, ये पार्ट आप अपने मन में रखेंगे, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब
ये जो x मोल हमने माना है ए का कंज्यूम हुआ है, वो किसके बराबर होगा? y बाई एम प्लस z बाई एन के बराबर होगा। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करता हूं dx बाई डी टी, तो ये आ जाएगा 1 बाई एम डी बाई डी टी प्लस 1 बाई एन डी जेड बाई डी टी। dx बाई डी टी कितना ए रिएक्ट किया बता रहा है, डी बाई डी टी कितना बी फॉर्म हुआ बता रहा है, और डी जेड बाई डी टी बता रहा है कि कितना सी का फॉर्मेशन हो गया। कुछ नहीं करना है, डी बाई डी टी की जगह पर एक ही टर्म में वैल्यू डाल देनी है, कितनी हो जाएगी? K1 ए K2 ए। एक ही जगह पे मैंने क्या माना है? ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स रख देंगे। वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब जो मेन फर्क पड़ने वाला है वो कहां पड़ने वाला है? वो पड़ने वाला है v की वैल्यू को, उसको हमने y लिया था v के मोल को, वहां पर स्टोइचियोमेट्री m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। z में क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर अगर मैं y बाई जेड का रेशो लूं, जिसे मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b बाई सी का रेशो मान रहा हूं, वो क्या हो जाएगा? m इंटू K1, यानी रेट कांस्टेंट को उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेशो मिल जाएगा। उसी प्रोपोर्शन में हम फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, और वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हमने ऊपर ऑलरेडी कर ली। कितना भी स्टोइचियोमेट्री को चेंज कर ले, अगर मुझे ये रेशो पता है तो मैं एग्जाम में सवाल में नहीं फंसने वाला। अब डेरिवेशन भी किया, रिजल्ट्स भी देखे, रिजल्ट्स याद भी किए। अब हम कुछ छोटी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पर एक सवाल है, एक पैरेलल रिएक्शन दी है जहां ए से 2b बन रहा है और 3c बन रहा है। यहाँ पर K1 की वैल्यू दी हुई है, बोल रहा है अगर v बाई सी का रेशियो 8 है तो KT का वैल्यू निकालो। कितना छोटा सवाल है, आप देख सकते हो। मैंने अभी बताया v बाई सी का रेशियो क्या होगा? m इंटू K1 n इंटू K2। आप डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। m की जगह यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2 K1 3 K2। सब कुछ गिवन है, ये 8 गिवन है, K1 10 टू द पावर माइनस 2 गिवन है, K2 निकालना है। हो जाएगा सॉल्व। एक और छोटा सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर कितना आसान दिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्री 1 1 दी हुई है, कोई झगड़े की बात नहीं है। यहाँ पर पूछा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन ए। बी अपॉन ए नहीं, बी अपॉन सी नहीं पूछ रहा है, सी अपॉन ए पूछ रहा है। एंड कब पूछ रहा है? आफ्टर 1 आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। एंड कुछ मैथमेटिकल वैल्यू भी दे रखी है। सी अपॉन ए पूछ रहा है, तो मुझे रिजल्ट याद है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या निकाला था मैंने? K2 अपॉन K1 प्लस K2 ए नॉट
1 माइनस e टू द पावर k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई ए, हमने ए की वैल्यू क्या ली थी, ए नॉट k1 प्लस k2, ए नॉट से ए नॉट कट गया, k2 की वैल्यू 1 है, k1 प्लस k2 की वैल्यू 1.1 है, e टू द पावर से मैं डिवाइड कर देता हूं, पावर ऊपर ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगी 1/1.1 k1 प्लस k2 1.1 इंटू टी। अब उसने मुझे टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर। आप देख सकते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट आर में ही है, तो सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। e टू द पावर 1.1 की भी उसने वैल्यू दे रखी है मुझे 2.8 18/11, रेशो आ गया हमारा 18/11। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। और जो भी मैंने शॉर्टकट लिखवाया है, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।